हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 16th ऑफ सितंबर और 17th ऑफ सितंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और आपको पता होगा कि इसी तरीके से हम ये करंट अफेयर्स का शो आपके लिए डेली बेसिस पर लेके आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोस को रोज देखते होंगे पूरा, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन करते चला करें। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से भी बेस्ड वीडियोस हम लगातार बेसिस पर डालते हैं, तो आप उनको भी जरूर देखा करें। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है आज का हमारा, लोकसभा पासिस बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। तो इसको देखिए कल ही लोकसभा ने पास कर दिया, तो इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस और लाए गए हैं तो इस पर बात कर लेते हैं। सो लोकसभा पासिस द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 yesterday। इस पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि इट विल हेल्प इन सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक डिपोजिटर्स इन द कंट्री। तो खासकर कोऑपरेटिव बैंक्स को ध्यान में रखते हुए इस अमेंडमेंट को लाया गया है। उन्होंने बताया दैट द करंट पैंडेमिक हैज एडवर्सली अफेक्टेड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड 277 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज इन अ पुअर कंडीशन। और एट प्रेजेंट उन्होंने बताया कि 277 ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनकी जो कंडीशन है फाइनेंशियली वो काफी पुअर है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट लाए गए हैं इन द करंट बिल सीक्स टू ब्रिंग पैरिटी इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन कोऑपरेटिव बैंक्स एज एप्लीकेबल इन द कमर्शियल बैंक। जिस तरीके से देखिए रूल्स एप्लीकेबल होते हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए, उसी तरीके से अब कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो अप्लाई होंगे। इसके अलावा जो है इस बिल के अंदर ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दी गई है कि इट कैन मेक अ स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आपने देखिए इससे पहले भी कई बार न्यूज में सुना होगा कि किस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स को या आरआरबीज को मर्ज किया जाता है। तो इसी तरीके से जो है आगे भी आरबीआई के पास ऑप्शन रहेगा कि चाहे वो पूरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनमें अगर कोई रिकंस्ट्रक्शन करना चाहे, रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहे एक तरीके से, या एमलगमेट भी करना चाहे किन्हीं कोऑपरेटिव बैंक्स को, तो वो भी वो कर सकते हैं। इससे पहले जैसे देखिए उन्होंने पीएमसी बैंक का भी एग्जांपल दिया। आपको पता है पीएमसी बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक जिसके अंदर इसी तरीके से एक फ्रॉड अभी सामने आया था कुछ टाइम पहले। तो उसी के बाद से ही जो है लगातार किस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स को भी रेगुलेट किया जाए इस पर देखिए बातें चल रही थी। और फाइनली जो है अब इस पे एक अमेंडमेंट भी लाया गया है। और अब जिस तरीके से कमर्शियल बैंक के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसी तरीके से जो है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी अप्लाई होंगे। तो इसको देखिए लोकसभा से पास करा दिया गया है। आगे बात करते हैं 10वीं डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव यानी DTTI की जो ग्रुप मीटिंग है वो देखिए वर्चुअली अभी हुई है। ठीक है, इस पे देखिए क्या बात हुई, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सो द 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव यानी DTTI ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड वर्चुअली। ये देखिए बेसिकली दो कंट्रीज के बीच में मीटिंग होती है, एक इंडिया और दूसरा यूएसए। आपको पता है इंडिया और यूएसए के जो खासकर डिफेंस से रिलेटेड जो संबंध है, ठीक है, जो इंडिया डिफेंस के अंदर जो परचेजेस करता है अमेरिका से वो काफी बड़े लेवल पर करता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है इसी तरीके से ये मीटिंग होती है टाइम टू टाइम। और इस मीटिंग को किसने को चेयर किया अगर हम बात करें तो जो अभी सेक्रेटरी है डिफेंस प्रोडक्शन के मिस्टर राजकुमार, उन्होंने इंडिया की तरफ से, जबकि अगर बात करें अमेरिका की तरफ से किसने लीड किया इसे, एलन एम लोड, जो कि देखिए अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पे ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अगर बात करें इस DTTI ग्रुप जो ये एम है इस मीटिंग का क्या था, बेसिकली इज टू ब्रिंग सस्टेन्ड लीडरशिप फोकस टू द बायलैटरल डिफेंस ट्रेड रिलेशनशिप एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो बेसिकली इस DTTI जो ग्रुप है जिसकी ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं तो हर साल 2 बार मीटिंग होती है, उसका मेन एम यही है कि बेसिकली एक तरीके से डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। और जैसे मैंने आपको बताया एक तो ये मीटिंग जो है हर साल में 2 बार होती है, एक बार इंडिया के अंदर और दूसरी बार यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और इस बार कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो ये मीटिंग है इसे वर्चुअली ही करना पड़ा। तो ये 10वीं इस तरीके की डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव की मीटिंग है जो वर्चुअली हुई। और ये हर साल में 2 बार होती है, एक बार इंडिया के अंदर और दूसरी बार यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए IBS से ग्रुप है बेसिकली इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का। तो उन्होंने देखिए उनके देखिए अभी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म लाया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, क्योंकि देखिए तीनों ही कंट्रीज जो है इसके नॉन परमानेंट एक तरीके से मेंबर है। टाइम टू टाइम जो देखिए आपको पता है भी इंडिया इसके नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर अपॉइंटेड है, जबकि आपको पता है इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 ऐसे परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। तो किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव इसके अंदर रिफॉर्म लाए जाए, क्योंकि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका तीनों ही ऐसी कंट्रीज है जो चाहते हैं कि वो इसके अंदर परमानेंट मेंबर बने। बट अभी जो है इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे अपॉइंटेड है। सो इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका एम्फेसाइज द नीड फॉर द एक्सेलरेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल।
और आपको पता है कई बार देखिए किस तरीके से इसका गलत भी इस्तेमाल किया जाता है इस यूएनएससी का, क्योंकि वीटो पावर है 5 कंट्रीज के पास, जैसे चाइना है, अमेरिका है, अपार्ट फ्रॉम इट अगर मैं बात करूँ रशिया, फ्रांस, तो ये सारे कंट्रीज इसका फुल टाइम मेंबर है। तो इसके अंदर किस तरीके से रिफॉर्म लाए जाए, इस पर जो है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने इस पे मीटिंग करी। और इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो एट प्रेजेंट है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इसको कस्टमरी जो है मीटिंग को अटेंड किया ऑफ आईबीएसए फॉरेन मिनिस्टर्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और अगर बात करें द मिनिस्टर्स एडॉप्टेड द आईबीएसए जॉइंट मिनिस्टीरियल स्टेटमेंट ऑन द रिफॉर्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और एक देखिए जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज की गई है जिसमें इसी पर बात की गई है कि किस तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म लाए जाए। इसके अलावा भी देखिए सभी मिनिस्टर्स ने एक्सचेंज व्यू किए अपने ऑन वेरियस इश्यूज लाइक फर्दरिंग आईबीएसए कोऑपरेशन, किस तरीके से इन तीनों ही कंट्रीज जो है अपना कोऑपरेशन को आगे बढ़ाए। इसी के अलावा पीस, सिक्योरिटी, काउंटरिंग टेररिज्म, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर भी अपने अपने मिनिस्टर्स ने बात रखी। और इसके अलावा जो कोविड-19 पैंडेमिक की भी करंट सिचुएशन पर जो है इस मीटिंग के अंदर बात हुई। तो बेसिकली 3 कंट्रीज का एक ग्रुप है आईबीएसए जिसका नाम है, यानी इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। और इस बार जो मेन एम था जिस पर ये मीटिंग बुलाई गई थी उसका था किस तरीके से रिफॉर्म लाई जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया चाहे वो पीस सिक्योरिटी का मुद्दा हो, काउंटरिंग टेररिज्म हो, ठीक है, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। तो आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं यहाँ पे। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर राइट साइड आप देख सकते हैं, और जबकि दोनों तरफ के जो लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं ब्राजील और साउथ अफ्रीका के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारा है वीआई यानी वोडाफोन आइडिया लॉन्चेस इंटीग्रेटेड 4G नेटवर्क गीगानेट। आपको पता है देखिए जब से सुप्रीम कोर्ट ने खासकर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को 10 साल का टाइम दिया है अपने एजीआर ड्यूज जो उनके पेंडिंग थे उसको भुगतान करने का, तब से जो है वीआई जो है वोडाफोन आइडिया लगातार किस तरीके से अपने नेटवर्क को, अपने कस्टमर बेस को बढ़ाए उस पर देखिए लगातार ये काम कर रहे हैं। और उसमें इन्होंने सबसे पहले अपना लोगो नया इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आपको पता है वोडाफोन और आइडिया पहले इससे पहले अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज हुआ करती थी, बट मर्जर के बाद जो है अब इन्होंने बिल्कुल एक अलग तरीके से मर्ज आइडेंटिटी के तौर पर अभी आ रहे हैं आगे। और इन्होंने गीगानेट अब लॉन्च किया है द इंटीग्रेटेड 4G नेटवर्क पोस्ट मर्जर ऑफ वोडाफोन आइडिया एंड आइडिया सेलुलर। ठीक है, अगर बात करें गीगानेट बेसिकली क्या है, विल हैव द लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो जिसकी कैपेसिटी काफी बड़ी रहेगी एंड बिल्ट ऑन मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ 5G आर्किटेक्चर दैट हेल्प इन डिलीवरिंग अ सुपीरियर नेटवर्क एक्सपीरियंस। यानी आगे भी देखिए 5G को ध्यान में रखते हुए जो है इसे लाया गया है इस गीगानेट को। अगर बात करें इसके थ्रू जो है आपकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है, अपलोडिंग स्पीड है, इसके अलावा जो लेटेंसी है वो काफी कम रहेगी और रियल टाइम कनेक्टिविटी जो है आपको इस पर मिलेगी। इसके अलावा जिसमें आपको बताया जब से ये देखिए इनको ये 10 साल का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है एजीआर ड्यूज को अपने पे करने का, तब से जो है ये काफी एग्रेसिवली अपनी पॉलिसीज को, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में जो है उतार रही है। और इनका एम यही है कि तो जो इनके काफी सारे कस्टमर्स पिछले टाइम में जिन्होंने खोए हैं उन्हें जो है वापस लाया जाए। भारती एयरटेल जो दूसरी कंपनी है और रिलायंस जियो, आपको पता है टोटल इस टाइम पे देखिए 3 ही बड़ी टेलीकॉम कंपनीज है जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, वो है वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। तो किस तरीके से बाकी की 2 कंपनीज से ये अपने पास और दोबारा से कस्टमर बेस को लेके आए उस पर भी जो है इनका मेन फोकस है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो नया लोगो है वोडाफोन आइडिया का। और आखिरी आज का हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, उन्होंने कहा है कि 2020 के अंदर 9% से जो है वो श्रिंक करेगी यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो काफी बड़ी देखिए स्टेटमेंट है एक तरीके से हम कह सकते हैं भारत की इकोनॉमी के टर्म्स में। और अगर बात करें सो द एशियन डेवलपमेंट बैंक अनाउंस दैट इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9% इन 2020, जबकि इनका जो पहले का प्रिडिक्शन वो कितना था 4% का था। तो उससे भी काफी देखिए इन्होंने और ज्यादा 9% के जो वो है इकोनॉमी की श्रिंक की इन्होंने बात करी है। तो अगर बात करें हाउएवर एडीबी एक्सपेक्ट्स इंडिया टू बाउंस बैक विद 8% ग्रोथ इन 2021, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले साल 2021 के अंदर जो है 8% ग्रोथ देखने को मिलेगी एज द कंट्री बिगिंस टू एमर्ज फ्रॉम द इकोनॉमिक डिवास्टेशन व्हिच हैज बीन कॉज्ड बाय द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक। बट उम्मीद है कि देखिए अगर इसकी वैक्सीन आ जाती है और इसका कोई इलाज प्रॉपर मिल जाता है तो ही देखिए हम मान सकते हैं कि अगले साल भी जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर देखिए यही सिनेरियो अगर आगे भी कंटिन्यू रहता है तो फिर देखिए काफी आगे भी दिक्कत रहेगी। अगर बात करें पहले क्वार्टर के अंदर जो भी इंडिया ने अपने जीडीपी के आंकड़े दिए हैं उसमें देखिए इंडिया की -23.9%, यानी एक तरीके से जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट करिए इकोनॉमी कितने से करिए -23.9%। ये वो टाइम पीरियड है जब हमारा लॉकडाउन एक तरीके से पूरा था, ठीक है ना, काफी स्ट्रिक्टली जब लॉकडाउन इंपोज किया गया थे उसके आंकड़े हैं। अब धीरे धीरे आपको पता है जैसे जैसे हम अनलॉक की तरफ चल रहे हैं तो उसमें जो है अब दोबारा से बिजनेसेस ओपन हुए और उम्मीद है कि अब जो जीडीपी के आंकड़े आएंगे वो पहले से काफी बेहतर होंगे। और अगर बात करें जो एडीबी ने कहा है कि
पूरे एशिया रीजन के अंदर लगभग 3 क्वार्टर, यानी हम कह सकते हैं रीजन की जो इकोनॉमी है वो जो है उन्होंने जो अपनी ग्रोथ रेट है उनकी नेगेटिव रहने वाली है 2020 के अंदर, ठीक है ना। यानी 3 क्वार्टर ऑफ द रीजन इकोनॉमी हैव बीन एक्सपेक्टेड टू पोस्ट नेगेटिव ग्रोथ। तो मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी भी जितने एशियन कंट्रीज है, इसमें से देखिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो टूरिज्म पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे। जैसे अगर मैं बात करूँ सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड जैसे कंट्रीज जो जहाँ पे काफी ज्यादा टूरिज्म होता था, तो वहां पे आपको पता है टूरिज्म एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड हुई है। तो वहां पे भी देखिए काफी डबल डिजिट में नेगेटिव ग्रोथ रहने वाली है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताया है कि जो पहला लॉकडाउन काफी स्ट्रिक्टली इम्पोज था, उस टाइम के जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं पहले क्वार्टर में, उसमें इंडिया की जो ग्रोथ रेट माइनस में कितनी रही है 23.9%। जबकि एडीबी की अगर आंकड़े की बात करें तो देखिए पूरे साल भर के लिए बताया 2020 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितने से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 9% से, ठीक है, या श्रिंक करेगी हम कह सकते हैं। और पहले का जो इनका 3 महीने पहले का प्रिडिक्शन कितना था, 4% का। लेकिन जैसे जैसे देखिए कंडीशन वर्स हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो है आप देखेंगे इकोनॉमी पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। क्लियर है? तो ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा इस सेशन जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है www.takshilalearning.com, जहां पर देखिए अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे के एस्पायरेंट है तो आप हमारे 1 साल के पर्सनलाइज कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे हम आपको पूरे 1 साल के लिए कोर्स प्रोवाइड तो करते हैं वीडियो फॉर्मेट में। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी रहती है, यहाँ पे अपने आप डाउट्स को सोल्व करा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें ऑनलाइन फॉर्म में आपको ई बुक्स, टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करते हैं और वीकली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स भी देते हैं सोल्व करने के लिए। सब आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। इसके लिए जो है आप हमारी वेबसाइट विजिट जरूर करें takshilalearning.com, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।